Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance, Education and Learning. स्टेटिस्टिक्स वन से रिलेटेड है ये वीडियो। और सबसे पहले जो स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था जी कि स्टेटिस्टिक्स वन के बारे में कोई अपडेट या वीडियो बनाई जाए जिसमें पेपर से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस मिल सकें। तो पहले तो ये जो ईयर है इसके अंदर आप पेपर का पैटर्न माइंड में रखें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन एक्सक्लूडिंग मोमेंट्स इसमें शामिल इस दफ़ा के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस है और रिड्यूस सिलेबस के अंदर ड्यू टू कोविड-19 कुछ सिलेबस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो शॉर्ट किया गया। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन मेजर पेपर उसमें से आएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका जी इंडेक्स नंबर्स, और थर्ड टॉपिक है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एंड योर फोर्थ टॉपिक इज़ टाइम सीरीज़ एनालिसिस। अब इसकी जो तैयारी है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 20 मार्क्स का पेपर आपका टाइम सीरीज़ में से बनता है, इंक्लूडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चन एंड 1 और 2 MCQs। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स का पेपर टाइम सीरीज़ में से हर हाल में बनता है। सिमिलरली कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इस टॉपिक में से भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का पेपर इसमें से बनता था, और बाकी 35 to 40 मार्क्स का पेपर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन से बनता है, और इसी तरह 15 to 20 मार्क्स का पेपर आपका इंडेक्स नंबर में से आपका बनता है। तो अब टाइम सीरीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये आप ये चैनल के ऊपर जाएं, और ये स्टैटिस्टिक्स 2 ये कुछ स्टूडेंट्स थे बलूचिस्तान बोर्ड के, तो उनके चूँकि स्टैटिस्टिक्स 2 में इंक्लूड है टाइम सीरीज़ एनालिसिस, तो इसकी अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं स्टैटिस्टिक्स 2 में, तो यहाँ पे टाइम सीरीज़ एनालिसिस की एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें आपका टाइम सीरीज़ एनालिसिस तकरीबन 100% आपका इसमें आपको मिलेगा। तो इसको ज़रूर देखें, यहाँ से आपको 15 to 20 मार्क्स यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर्स के ऊपर आप अगर बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर्स की मिल जाएंगी ये 3, और इसके अलावा भी अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो रिमेनिंग पेपर्स हैं आपके 2016 तक आई थिंक सॉल्व पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं स्टैटिस्टिक्स 1 में, और बाकी पेपर्स जो हैं वो टॉपिक के अतबार से वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि वो कैसे मैंने टॉपिक को क्लियर करना है। और एवरेजेस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आप देखें तो आपको ये यहाँ से भी हेल्प मिल सकती है, आपके लिए अलग भी मैं उसका बना दूंगा, लेकिन 2016 तक के पेपर्स जो हैं वो आपके सॉल्व हैं। यहाँ पे अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स 1 तो आपके 2010, 11, 12, 15 सप्लीमेंट्री, 16 एंड 17, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पेपर्स हैं बजाय ये कि रिमेनिंग पेपर्स को पूरे का पूरा अपलोड कर दिया जाए, इसको मैंने टॉपिक के अतबार से सेग्रीगेट इसको कर दिया है। जैसे कि अभी आज हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है इसके आज की इस वीडियो में 2016 सप्लीमेंट्री,
2017 annual, 2017 supplementary, similarly 2018 annual, 2018 supplementary and 2019 annual, यानी कंप्लीट पेपर्स जो हैं ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि 15 to 20 मार्क्स का पेपर जो है, तकरीबन 20 मार्क्स का, ये आपका हर हाल में आता है। अब चूँकि इस दफ़ा सिलेबस ज़रा रिड्यूस्ड है तो इम्कान है कि ये 20 से अबव मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि मे बी 25 मार्क्स तक का पेपर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, नहीं तो 20 मार्क्स का तो कहीं गया ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जी ये टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है क्या। तो कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन है उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं जी कोरिलेशन। और रिग्रेशन भी, उसका भी यही काम है, लेकिन रिग्रेशन आप ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन से ज़रा एडवांस्ड इसकी टाइप है। यानी कि कोरिलेशन में आप ये तो मालूम कर लेते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है, लेकिन आप एक्यूरेट फ्यूचर के बारे में आप एक ओवरऑल जो है वो तो आप राय दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट राय कोरिलेशन की मदद से नहीं दे सकते, लेकिन वो काम रिग्रेशन के अंदर किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, नॉट मोर देन टू, ओनली टू। एंड रिग्रेशन is also a statistical measure to calculate the strength of relationship of two or more than two variables. टू वेरिएबल्स की जो रिग्रेशन है उसको हम कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और इन दो वेरिएबल्स में याद रखें, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है इसके अंदर हमेशा याद रखें दो ही वेरिएबल्स होते हैं। और आपका जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन तक। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स की तादाद दो से ज़ायद होती है और उन दो से ज़ायद वेरिएबल्स में डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखें हमेशा एक ही होगा, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे अगर तीन वेरिएबल्स को लिया जाए तो एक इंडिपेंडेंट को हम कहेंगे x1, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे x2 और तीसरा वेरिएबल जो डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर वो होगा y, उसको y से डिनोट करेंगे। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझ लिया होगा। ये बड़ा वाइडली यूज़ होने वाला टॉपिक है। वेरिएबल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये तमाम वेरिएबल्स हैं। यानी वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसा हेड ऑफ डिजिट्स जिसके अंदर चेंज आपको मिले और जिसके अंदर चेंज नहीं पाई जाती वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इन वेरिएबल्स को बिज़नेस की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में और इंजीनियरिंग के अंदर, इवन बायोकेमिस्ट्री के अंदर, हर फील्ड में अपनी एक उस फील्ड की ज़रूरत के मुताबिक इनको यूज़ किया जाता है ताकि वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन है उसको देखते हुए फ्यूचर की जो मूवमेंट है उसको फोकस किया जा सके।
तो स्टार्ट करते हैं जी कि सबसे पहले हम लेते हैं 216 सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म लीनियर रिग्रेशन। तो अभी मैंने आपको बताया लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। In simple linear regression model, there are two variables in which one is independent, which is denoted by x, and other one is dependent, which is denoted by y. In multiple linear regression, number of independent variables is more than one. Simple linear regression equation is given below. जो इक्वेशन है ये इसकी होती है y equals to a plus bx, or you can say y hat equal to alpha plus beta x, in which a is equals to intercept and b is slope. ये इसको रिग्रेशन कॉफिशेंट भी बोला जाता है और इसको स्लोप भी कहा जाता है, जबकि a जो है वो इंटरसेप्ट है। जो इसके अंदर स्लोप है या रिग्रेशन कॉफिशेंट हम इसको बोलते हैं, इनफैक्ट यही हमको चेंज के बारे में बताता है, यानी हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब इधर बाकी तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया। इधर एक चीज़ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी दूसरे का असर कबूल नहीं करता, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल is a type of variable which depends on other variable. For example, in case of income and consumption, income is an independent variable independent of consumption, whereas consumption must be dependent on income. So कंजम्पशन ज़ाहिर है आप तभी बढ़ाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो कंजम्पशन डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर। सो दैट इज़ वाई इन दिस केस कंजम्पशन इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हो गई जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर गिव x बार इक्वल्स टू 150, y बार इक्वल्स टू 68, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x equals to 2.5, standard deviation of y is 20, and standard deviation of x and y, आप इसको कह सकते हैं को स्टैंडर्ड डेविएशन, is equals to 30. Find the regression lines of x on y and y on x. अब बात यह है कि स्टार्ट में शायद ये आपको ज़रा मुश्किल नज़र आए, लेकिन आप जो जो ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो आपको मालूम होगा कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसी तरह रिग्रेशन कॉफिशेंट्स या रिग्रेशन लाइन, इसमें इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट है अल्फ़ा, और ये है बीटा एक्स यानी बीटा वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ये आपका रिग्रेशन कॉफिशेंट है बीटा वाई ऑन एक्स। तो ये कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैंने आगे चल के इस वीडियो के अंदर कोशिश की है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में जाके कि आपको एक चीज़ मुख्तलिफ मेथड से कैलकुलेट करने के बारे में बताया जाए। तो वो आप आगे चल के देखेंगे तो आपको बड़ा इजी नज़र आएगा। अब रिग्रेशन कॉफिशेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे ये बोला गया है कि रिग्रेशन लाइन x ऑन y एंड y ऑन x। इट मीन्स कि दो रिग्रेशन लाइंस हमने कैलकुलेट करनी है। अब रिग्रेशन लाइन x ऑन y का क्या मतलब है और y ऑन x का क्या मतलब है, बड़ा आसान है इसको समझना। x ऑन y का ये मतलब है कि x डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि y ऑन x का ये मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x ऑन y का मतलब है कि x डिपेंड कर रहा है y पे, वेयर एज y ऑन x मीन्स वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x विच इज़ मोस्ट फेवरेबल लाइन,
इज इक्वल्स टू, यानी अगर आपको सिर्फ इतना कहा जाए कि रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करें तो आप याद रखें हमेशा आप ये वाली कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों पूछी गई हैं तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिग्रेशन कॉफिशेंट y ऑन x है, इसका एक फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। तो अगर आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस जो होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे बीटा वाई ऑन एक्स, और इसको सिंपली आप बीटा एक्स भी बोल सकते हैं, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। और यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी बात समझ लें कि अगर बीटा वाई ऑन एक्स इसके बराबर है तो बीटा एक्स ऑन वाई किसके बराबर होना चाहिए। हम इसको फार्मूला के अंदर थोड़ी सी चेंज करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे वेरिएंस ऑफ वाई के साथ। तो ये देखें दोनों रिग्रेशन कॉफिशेंट्स, ये जो डी वाई है इसको हम बीटा एक्स ऑन वाई भी कह सकते हैं, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और ये जो सी है इसको हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन उलट है इस वजह से हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको सी का नाम दिया है। तो दो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स जो हैं बीटा वाई ऑन एक्स एंड बीटा एक्स ऑन वाई या डी ऑफ वाई, ये इनके फार्मूलाज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स एंड बीटा एक्स ऑन वाई इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। ये बड़े सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या मौजूद है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई तो हमारे पास मौजूद है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, हम इन दोनों के स्क्वायर्स ले लेंगे और ये वेरिएंस के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पुट करने से हमारे पास जो बीटा वाई ऑन एक्स है, यानी ये हमारे पास आ गया 4.8, और बीटा एक्स ऑन वाई जो है जो कि डी वाई के बराबर है वो आ गया 0.075। अब यहाँ पे सबसे पहले इस अल्फ़ा को कैलकुलेट करना सीखें, और ये एक दफ़ा ये चेंज नहीं होगा, ये इसकी यही इक्वेशन है। दूसरा आपको सी खुद ब खुद कैलकुलेट करना आ जाएगा। सबसे पहले अल्फ़ा देखें कि ये बराबर है y बार माइनस बीटा एक्स बार। y बार इज सिंपली मीन ऑफ y एंड x बार इज सिंपली मीन ऑफ x, एंड these both are given in this question. If it is not given in the question, you can calculate it very easily. X bar is equals to sum of x over n and y bar is equals to sum of y over n. So these both are given. So हम यहाँ पे जस्ट इसको पुट करते हैं, y bar equals to 68 माइनस बीटा। अब देखें ये बीटा यहाँ पे इस इक्वेशन का लगेगा क्योंकि हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बीटा, व्हाट इज़ योर बीटा y ऑन x इक्वल्स टू 4.8। यहाँ पे आपका जो बीटा आया है वो आपका 4.8 है, मल्टीप्लाई बाय x बार इज़ 150 एंड कैलकुलेटेड इट इज़ -652। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप खुद ब खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सी को कैसे चेंज कर दें, जस्ट इसको कि यहाँ पे सी में सबसे पहले एक्स बार आ जाएगा और बीटा के साथ वाई बार आ जाएगा। तो एक्स बार माइनस डी वाई बार, ये डी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बीटा एक्स ऑन वाई के बराबर है, तो आप एक्स ऑन वाई भी कह सकते हैं, डी वाई भी कह सकते हैं। तो x बार 150 माइनस d इज इक्वल्स टू 0.075 मल्टीप्लाई बाय 68 इक्वल्स टू 144.9। अब ये आपके पास तमाम कैलकुलेशंस आ चुकी हैं इन दो इक्वेशंस के अंदर, इनको जस्ट पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन x ऑन y।
थर्ड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज एक्स एंड वाई। इन सैम्पल स्टैटिस्टिक इट इज डिनोटेड बाय आर। आपको पता है डाटा दो टाइप का, एक को हम सैंपल बोलते हैं और एक को पॉपुलेशन। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सैंपल को एड्रेस कर रहे हैं तो इसको डिनोट किया जाता है जी आर के साथ। और ये एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स वाई वेरिएबल्स के बीच की कोरिलेशन। और इसकी जो रेंज है ये हमेशा -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। -1 आंसर भी आ सकता है, एग्जैक्टली +1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 और -1 के बीच में भी आ सकता है और 0 और +1 के बीच में भी आ सकता है। यानी कि कोरिलेशन की 5 टाइप्स हैं। इफ़ योर आंसर इज +1 which means that there is perfectly positive relation between two variables। एक वेरिएबल जिस प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर एक वेरिएबल एक प्रोपोर्शन से डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज करे तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आएगा एग्जैक्टली +1। अब बिल्कुल उसका उलट -1। -1 का क्या मतलब है? -1 का मतलब ये है कि एक वेरिएबल एक प्रोपोर्शन से अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज करेगा, या एक वेरिएबल एक प्रोपोर्शन से डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल सेम उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज करेगा। ऑपोजिट रिलेशन, परफेक्टली ऑपोजिट। सो सेकंड टाइप इज perfectly negative correlation. First type is perfectly positive, second is perfectly negative. If your answer is 0, it means that these both variables have no relation with each other. And if your answer is plus but not exactly 1, it means that there is positive relation between two variables. And if your answer is between 0 and -1 but not exactly 0, not exactly -1, which means that these both variables have negative relation with each other, not with equal proportion but negative. उसके बाद causation क्या है? Causation, correlation is a statistical measure to calculate the relationship between two variables, whereas causation word is derived from cause, वजह। causation is that one event causes another event to occur। एक इवेंट के होने की वजह से दूसरा इवेंट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम causation का नाम देते हैं। इट इज सिंपली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक वाक्या के होने की वजह से दूसरा वाक्या हो तो इस प्रोसेस को हम कॉजेशन बोलते हैं। इफ ड्यू टू चेंज इन वन वेरिएबल कॉज चेंज इन अनदर वेरिएबल, इट डज नॉट कंफर्म दैट इट इज कॉजेशन। यानी हम कोरिलेशन के अंदर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे में चेंज आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉजेशन है। तो ये एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है कोरिलेशन में और कॉजेशन में। फोर्थ क्वेश्चन आपका शॉर्ट जो है वो इसमें आया जी कि गिवन n इक्वल्स टू 100, सम ऑफ x इक्वल्स टू 5000, सम ऑफ y इक्वल्स टू 6000, सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 300,300, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 250,400, सम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 360,900। कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मोस्ट फेमस फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, ये जो आपने दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, ये एक बीटा वाई ऑन एक्स और दूसरा बीटा एक्स ऑन वाई, अगर हम इन दोनों को यानी कि ये एक आपके पास आया 4.8, दूसरा आया 0.075, अगर यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करें तो मैं बजाय बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के मैं जस्ट सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लेता।
तो स्क्वायर रूट अंडर रूट लेने से क्या होता जी कि जो आंसर आता वो मेरे लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट था। तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट that it is a geometric mean of two regression coefficients। geometric mean किसको बोलते हैं? geometric mean इसको बोलते हैं कि अगर आपके पास एक ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और एक ये है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है और ये बराबर होता है हमेशा किसके? कोरिलेशन कोफिशिएंट के। इसके बाद एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला है। तो चूंकि हमने डाटा के एतबार से चलना है तो आप ज़रूर एक पेपर लें और उसके ऊपर आप इन फार्मूलाज को लिखते जाएं, क्योंकि असल में काम आपको फार्मूलाज आने हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद हो जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है आपको रिग्रेशन या कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये इसका बड़ा फेमस फार्मूला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। तो इसके अंदर आपको एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए, एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं आती तो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए क्योंकि ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसने अगर यहाँ नहीं आना तो वहाँ तो आना ही आना है इसने। तो यहाँ पे भी ये आपको फ़ायदा देगी और उधर भी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? बड़ा सिंपल है। फार्मूलाज को एक फार्मूला को सीख के उससे दूसरा फार्मूला खुद जनरेट करने की कोशिश किया करें। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ बड़ी काम आएगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अगर मैं कहूँ कि ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको खुद मालूम होना चाहिए कि ये किसके बराबर होगी, यानी कि सम ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ वाई का स्क्वायर। मीन ऑफ वाई किसके बराबर है? सम ऑफ वाई ओवर एन। और मीन ऑफ एक्स किसके बराबर है? सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो यही मीन आप देखेंगे फार्मूला के ऊपर वाले हिस्से में भी यूज होंगे। तो ये बड़ा आसान है, जस्ट डाटा को इन इक्वेशंस के अंदर पुट करें और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपके पास आ गई 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपके पास आ गई 3। अब आपने जस्ट बाकी रिमेनिंग डाटा को आपने पुट कर देना है। सम ऑफ एक्स वाई 300 300, तो ये आपने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एन, एन इज 100, माइनस मीन ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स 5000 एंड एन 100, 5000 by 100 multiply by mean of y, sum of y 6000 and n is 100, divided by standard deviation of x and standard deviation of y, 2 multiply by 3। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 0.5, which indicates that there is a positive relation between two variables x and y। फिफ्थ क्वेश्चन है जी आपका इसका, यानी कि इसमें देखें ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स y on x and the regression coefficient of x on y from the following data। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो n इक्वल्स टू 10 सम ऑफ dx, ये डेविएशन मेथड है और ये भी अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये डेविएशन मेथड क्या है। सम ऑफ dx इक्वल्स टू -8, सम ऑफ dy इक्वल्स टू 0, सम ऑफ dx स्क्वायर इक्वल्स टू 66 एंड सम ऑफ dy स्क्वायर इक्वल्स टू 99, सम ऑफ dx एंड dy इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे ये पूछा गया है जी कि फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का देखें एक फार्मूला ये था, ये y ऑन x का किसके बराबर था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि वेरिएंस ऑफ x। तो जो मैंने बात कही कि आप फार्मूलाज को एक पेपर के ऊपर नोट ज़रूर करें, ये बाय गॉड एंड के ऊपर आप अगर इस बात को समझ जाएं तो आपको पता लगेगा कि पूरा कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट आपका सिंगल पेज के ऊपर लिखा हुआ है। अब देखें एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला आ गया ये डेविएशन मेथड का।
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला किसके बराबर है, n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ डी एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ डी एक्स होल स्क्र। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो है बीटा वाई ऑन एक्स, और अगर मैं आपको कहूँ कि बीटा एक्स ऑन वाई क्या होगा, तो यहाँ पे ज़रा गौर करें। यहाँ पे डी वाई को पहले लिख दें, डी एक्स को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डी वाई को पहले लिख दें, डी एक्स को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विच मीन्स दैट द अपर पार्ट ऑफ द फार्मूला विल बी सेम, सिर्फ चेंज किधर आएगी, यहाँ पे आपने x की जगह y कर देना, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी वाई स्क्र माइनस सम ऑफ डी वाई का होल स्क्र। तो आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दूसरा फार्मूला यानी कि बीटा x ऑन y खुद ब खुद कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें और ये आपके पास आ गया 1.20। ये आ गई दूसरा जो आपको मैं कह रहा था, ये जस्ट सिंपली हमने नीचे y को x की जगह y को हमने पुट किया है, और हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा x ऑन y जो कि dy के बराबर भी है, ये आ गया आपके पास 0.72। तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है इसके अंदर आप देखें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के दो फार्मूले, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के x ऑन y और y ऑन x के, और कोरिलेशन के आपको मैंने दो फार्मूले बताए हैं, एक फार्मूला ये और एक मैंने आपको बताया कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.72 अंडर रूट इक्वल्स टू r, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। तो टू फार्मूलाज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड टू फार्मूलाज फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ये हमने कैलकुलेट करने सीखे। तो अभी तक की इतनी लंबी बात में अगर मैं आपको कहूं कि आपकी पेज की जस्ट 2 to 3 लाइंस अभी तक आपकी कंज्यूम हुई हैं लर्निंग के एतबार से, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आगे चलते हैं जी, इसी का एक्सटेंसिव क्वेश्चन। Compute the regression line of y on x and x on y from the following data. Also show that r equals to, वही बात जो मैं अभी आपको कह रहा था, b multiply by d, which means beta x on y multiply by beta y on x, take under root and that is equals to r। आपने ये शो भी करना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको 3 मेथड्स या 2 या 3 मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x किसके बराबर है जी, y हैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, और रिग्रेशन लाइन x ऑन y किसके बराबर है जी, आप इसको चेंज कर लें, आप इसको चेंज कर लें। कंप्यूट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ऑल्सो शो दैट r इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय d। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया, आपको 5 कैलकुलेशंस चाहिए, x y x y x स्क्वायर y स्क्वायर, x y दोनों की प्रोडक्ट, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा क्योंकि ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं। एक्स स्क्वायर सिंपली टेक स्क्वायर ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर सिंपली टेक स्क्वायर ऑफ वाई एंड टेक द सम्स। सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 60, सम ऑफ वाई इक्वल्स टू 81, सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 873, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 670 एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1165। यहाँ पे आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को कैलकुलेट कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये आपका आ गया 3.416। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सम ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ वाई होल स्क्वायर टेक अंडर रूट, पुट all the necessary calculations in this formula
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 3.45। तो ये दो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। नाउ जस्ट सिंपली पुट सम ऑफ एक्स वाई ओवर एन। तो सम ऑफ एक्स वाई जो है ये आपके पास आ गया जी 873, और 873 हमने यहाँ पे पुट किया डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड माइनस मीन ऑफ एक्स विच इज 60/6, क्योंकि सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 10, और सम ऑफ वाई ओवर एन, मीन ऑफ वाई 81 डिवाइड बाय 10, और नीचे आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया वो 0.890। अब देखें कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो है मेथड नंबर 2 इज इक्वल्स टू, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर है? कोवेरियंस ऑफ एक्स जो है ये बराबर है जी सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, एंड सम ऑफ x ओवर n इक्वल्स टू x बार एंड सम ऑफ y ओवर n इक्वल्स टू y बार। तो ये आपने मीन पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 10 एंड 13.5। 10 इज अ मीन ऑफ x एंड 13.5 इज अ मीन ऑफ y। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं x माइनस एक्स बार। 5x बार इज 10, so 5 minus 10 equals to minus 5, 7 minus 10 equals to minus 3, 9 minus 10 equals to minus 1, and so on. Similarly, y bar is equals to 13.5. So 10 minus 13.5 minus 3.5, 12 minus 13.5 equals to minus 1.5, 10 minus 13.5 minus 3.5, 14 minus 13.5 equals to 0.5 and so on. और सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3.5 इक्वल्स टू 17.5, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.5 इक्वल्स टू 4.5 एंड सो ऑन, एंड टेक द सम दैट इज 63। अब ये 63 को आप यहाँ पे सबसे पहले तो कोवेरियंस को कैलकुलेट कर लें। Covariance is equals to sum of x minus x bar multiplied by y minus y bar, which is equals to 63 divided by 6. So 10.5 is your covariance, and your R under this formula is 10.5 divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. We already calculate standard deviation of x and y in previous formula 3.416 and 3.45. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये देखें 0.890, और प्रीवियस मेथड में भी आपकी कोरिलेशन 0.890 थी। तो ये सेकंड मेथड है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का। तो अभी तक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के कितने मेथड हो गए जी? 3। वन मेथड इज दिस वन, अनदर मेथड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी बीटा एक्स ऑन वाई और बीटा वाई ऑन एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड आपके पास आ गया ये, और जो फाइनली अभी मैं बात कर रहा था, जो फाइनली क्वेश्चन में भी पूछा गया है, वो हम अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के भी ये देखें मैंने आपको 2 फार्मूले यहाँ पे दे दिए। एक फार्मूला है जी सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको बीटा वाई ऑन एक्स की समझ आ गई इस फार्मूला में, तो बीटा एक्स ऑन वाई आप खुद जनरेट कर सकते हैं। ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, जस्ट नीचे एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो ये
रिग्रेशन कॉफिशेंट का एक और फार्मूला मैंने आपको बताया है, बल्कि यहाँ पे दो एक और भी है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यू कैन से वेरियंस ऑफ एक्स। और बीटा एक्स ऑन वाई में जस्ट मैंने बताया नीचे चेंज करनी है, अकल इस्तेमाल करें, स्मार्ट स्टडी करें, हमेशा एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला खुद जनरेट करना सीखें और अपना टाइम बचाएं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये कभी भी रट्टे लगाने से ये चीज़ें नहीं समझ आती। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें, कैलकुलेशंस तमाम मैंने आपको बताया, कोरिलेशन हो या रिग्रेशन हो, हमें 5 कैलकुलेशंस तो हर हाल में चाहिए, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर। सो दीज 5 कैलकुलेशंस आर गिवन हियर। ये आपकी तमाम कैलकुलेशंस मौजूद हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे इनको जस्ट पुट कर देते हैं। सम ऑफ एक्स वाई 873, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n 6, मीन ऑफ x 10 है, अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर, मीन ऑफ y 13.5 है, सम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 670 माइनस n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 6 है, और मीन ऑफ x 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9। और इसी तरह हम बीटा x1y को कैलकुलेट कर लेते हैं 0.8811। अब जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, तो देखें ये आपके पास आंसर 0.890। सो यू हैव 4 to 5 मेथड्स टू कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इनके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें। तो ये देखें 0.890, इस मेथड के अंदर भी 0.890 और इस मेथड में भी 0.890। अब चलते हैं जी हम MCQ जो इसमें पूछा गया है। तो कहा गया जी कि इफ ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई इन द स्कैटर्ड डायग्राम लाई नियर अ लाइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, जब तमाम पॉइंट्स स्कैटर्ड डायग्राम के अंदर लाइन के साथ साथ होंगी तो हम कहेंगे जी ये लीनियर रिलेशन है, यानी कि ये रिलेशन एक लाइन के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं जी 2017 सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिकली ताल्लुक जो है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी के साथ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों लिया, इस वजह से लिया कि ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर्टी तो अरिथमेटिक मीन की है, लेकिन इसको चूंकि आप रिग्रेशन लाइन के बारे में जान चुके हैं तो इसका ताल्लुक इनडायरेक्टली रिग्रेशन लाइन के साथ है, अल्फ़ा के साथ है, इंटरसेप्ट के साथ। तो आप इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गिवन y इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x एंड सम ऑफ x इक्वल्स टू 100, अल्फ़ा इक्वल्स टू 15, बीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड सम ऑफ y, एंड यू नो that alpha is equals to y bar minus beta x bar because we already discussed here। यहाँ पे आप देखें कि हमने अभी इसको डिस्कस किया है कि अल्फ़ा किसके बराबर है, y बार माइनस बीटा x बार के। तो अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, देखें सबसे पहले तो ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है ना, ये n है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो वी हैव सम ऑफ x एंड वी हैव n, सो वी कैन कैलकुलेट x बार। सो x bar is sum of x over n, so we can say that x bar equals to 100 divided by 5, and we have alpha, we have beta, so we just put these values into the equation of alpha, which is equals to y bar minus beta x bar. Alpha is 15, y bar we don't know about y bar because we know n but we do not know about sum of y, so that is why we place just y bar here, minus beta is 2, and x bar we know sum of x which is equals to 100 and n equals to 5.
सो दिस इक्वेशन विल बिकम 15 इक्वल्स टू y बार माइनस 40। जिस वक्त आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 के बराबर आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 200, 200 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 40। सो y बार इक्वल्स टू 15 प्लस 40, this minus 40 when it goes to the other side of the equation it will become plus 40, so y bar equals to 55। अब जिस वक्त हमें y बार मालूम हो चुका है तो हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ y, बिकॉज वी नो n is 5 and y bar equals to 55, so just put these two values into the equation, y bar 55 and n equals to 5, and when this 5 it goes to the other side of the equation it will be multiplied with 55, so sum of y will be 275, or that is the proof that alpha equals to y bar minus beta x bar, alpha equals to y bar is 55 minus beta 2 and x bar is 100 by 5, we can say 20, and result is 15. And what is the alpha in this question? 15. So that is the correct question. Question number 2 is what is meant by correlation? Correlation coefficient I already discussed with you. So इसको जस्ट पढ़ लें या एक दफ़ा रिपीट कर लें या लिख लें किसी जगह पे correlation coefficient क्या है, मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। Third question, if standard deviation of x equals to 10 and standard deviation of y equals to 8 and correlation coefficient is 0.60, then find beta x on y and beta y on x। regression coefficients के बारे में पूछा गया। तो ये अब एक और फार्मूला आ गया जी regression coefficient का, और ये फार्मूला भी बड़ा आसान है, इसको याद रखना। इसकी टिप है मैं आपको देता हूँ वो कैसे। अगर आपको उसने क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में बताया है और स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताया है तो ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। आप देखें आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, बीटा एक्स ऑन वाई, सो फर्स्ट एक्स विल बी प्लेस्ड अपर साइड ऑफ द इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एंड सेकेंड वाई शुड बी प्लेस्ड डाउन साइड ऑफ द इक्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपको बीटा वाई ऑन एक्स खुद ब खुद कैलकुलेट करना आ जाएगा कि बीटा वाई ऑन एक्स में वाई यहाँ पे आएगा और एक्स जो है यहाँ पे आएगा। जस्ट सिंपली पुट करें इक्वेशन के अंदर रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को साथ मल्टीप्लाई करें एंड दैट्स इट। बीटा एक्स ऑन वाई इक्वल्स टू 0.75 एंड बीटा वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू 0.48। और यहाँ पे अभी इसको प्रूव भी कर लेते हैं। कैसे प्रूव कर लेते हैं जी, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, सो फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट is equals to 0.75 and second regression coefficient is 0.48, so 0.75 multiply by 0.48 take under root 0.6 and that is the proof. Method number 2, correlation coefficient is equals to covariance of xy divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. So we need here covariance because regression coefficient x on y is also equals to covariance of x and y divided by variance of y, and regression coefficient y on x equals to covariance of xy divided by variance of x। तो कोवेरियंस को हम इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इन फार्मूलाज को लिख लें किसी जगह पे, जो आपको आसान लगें उनको यूज़ कर लें, लेकिन हम बाउंड हो जाते हैं उस वक्त अगर वो उसने क्वेश्चन में ये दे दिया तो फिर हम बाउंड हैं कि उसी मेथड से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखें ये रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक और फार्मूला आपके सामने आ गया, तो यहाँ से हम कोवेरियंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे?
correlation coefficient between x and y is 0.60, standard deviation of x is 10, standard deviation of y is 8. And through this equation we can calculate very easily covariance of x and y, that is equals to 48. Now we will use this covariance of x and y in two regression coefficients. और यहाँ पे भी मेथड बहुत आसान है, फिर वही बात कि यहाँ पे भी अपनी जो आप एक कह सकते हैं कि अकल को इस्तेमाल करें कि एक फार्मूला जस्ट लर्न करें, दूसरा इसी से सीखें कि अगर बीटा एक्स ऑन वाई, ऊपर तो कोवेरियंस ही आना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, सेकंड नंबर पे वाई है तो वेरियंस ऑफ वाई नीचे आ जाएगी, इसी तरह वेरियंस ऑफ एक्स नीचे आ जाएगी। तो कोवेरियंस 48 डिवाइडेड बाय वेरियंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? 8 and 8 square 64. Beta x on y 0.75, which is same as it is calculated here. Or standard deviation of x square is equals to variance of x. Standard deviation of x is 10, 10 square 100, and that answer is 0.48. Question number 4, if x bar is equals to 50, y bar equals to 110, and beta equals to 1.95, then find the value of alpha or intercept. Very easy question. Alpha equals to y bar minus beta x bar. So y bar is 110, put 110 here, minus beta is 1.95, 1.95, x bar is 50, multiply by 50 equals to 12.5. That's it. Extensive question. Find the coefficient of correlation between x and y. It is up to you. Either you use this formula, or this formula. So whenever you are asked to calculate the coefficient of correlation, always use this simple formula, which is equals to sum of x y divided by n minus mean of x multiplied by mean of y divided by standard deviation of x and standard deviation of y. यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स इसलिए लिए हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस हो सके। अदरवाइज़ जिस वक्त आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपने लिए अपनी समझ के मुताबिक जो भी आपको इजी लगे वो फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है इसमें किसी फार्मूले के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 5 कैलकुलेशंस आपको चाहिए। यू नीड 5 कैलकुलेशंस एट लीस्ट, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ वाई स्क्वायर। और ये कैलकुलेट करना बिल्कुल आपके लेवल पे मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बड़ा ईजी है। एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट है एक्स और वाई की, मल्टीप्लाई करते जाएँ बस। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएं। वाई स्क्वायर क्या है? वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएं और नीचे सम ले लें इनका। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूला में पुट कर दें। सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 254 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 254 by 9, सम ऑफ एक्स 45 by 9 और वाई बार 45 by 9। Standard deviation of x and standard deviation of y. Standard deviation of x is always equals to sum of x square over n minus mean of x square whole under root. And standard deviation of y is equals to sum of y square over n minus mean of y square whole under root. Just put करें values को, और standard deviation of x 2.58 और standard deviation of y is also 2.58. तो just इस डाटा को इस फार्मूला में पुट करें और योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 0.4844। मेथड नंबर 2 में कोवेरियंस मेथड मैंने यूज़ किया है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो कोवेरियंस, ये अभी मैंने बात की कि कोवेरियंस जो है वो किसके बराबर है। कोवेरियंस अभी हमने पीछे उस एक्सटेंसिव क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया
कि इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, और x बार आपके पास है 5 चूँकि सम ऑफ x ओवर n में है, तो सम ऑफ x है 45, 45 बाई 9 5, और y बार है 45 बाई 9 क्योंकि सम ऑफ x और सम ऑफ y दोनों 45 हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो 9. सो सम ऑफ x बार इज़ 5 एंड y बार इज़ आल्सो 5. तो यहाँ पे जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, x माइनस एक्स बार which means 1 minus 5 because mean of x is 5, minus 4, 2 minus 5 minus 3, 3 minus 5 minus 2 and so on. इसी तरह y minus y bar is equals to 5 as you observed recently. 1 minus 5 is minus 4, 3 minus 5 is minus 2, 4 minus 5 is minus 1 and so on. Just simply multiply these two, x minus x bar and y minus y bar. Minus 4 multiplied by minus 4 16, minus 3 multiplied by minus 2 6, minus 2 multiplied by minus 1 2 and so on, and sum is 29. So covariance of x and y is equal to sum of x minus x bar multiplied by y minus y bar divided by n, and n is number of observations, that is 9. So 29 by 9 is your covariance, and 29 by 9 is your covariance, that is 3.22. So now put this 3.22 into the formula. 3.22 divided by standard deviation of x and standard deviation of y. We already calculated standard deviation of x and y in first formula, that is 2.58, 2.58, and after the summing of this calculation, answer is 0.4844, which is equal to the previous formula answer, 0.4844. So you have two methods and you have three methods. Regression coefficient of y on x and regression coefficient x on y. Take the both answers and take the geometric mean, that is equals to correlation coefficient. And formula I already discussed with you कि आपने जस्ट एक को ऑब्जर्व करना है और दूसरे को खुद जनरेट करना है, इसमें से ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी और नीचे जस्ट x की जगह पे y आ जाएगा, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y आ जाएगा और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x आ जाएगा. अब यहाँ पे भी आप देखें, अपनी अकल इस्तेमाल करें, देखें पहले y है बाद में x है, तो ये जो बाद वाला है ये नीचे है, इधर पहले x है बाद में y है, तो ये बाद वाला है वो नीचे है. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x 0.4833, regression coefficient x on y 0.4833. just simply multiply these both and take under root 0.4833. 2017 supplementary के जो MCQs हैं, in the regression line y equals to alpha plus beta x, यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है ये आपके लिए करेक्ट है. अब यहाँ पे एक बात, अब वो आपको ये भी तो कह सकता है कि इन द रिग्रेशन लाइन x इज इक्वल्स टू c प्लस डी वाई, तो ऐसी सूरत में ये बराबर होता सम ऑफ x इक्वल्स टू सम ऑफ x हैट, तो ये अल्टर हो जाता. MCQ नंबर 2, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेसर. यहाँ पे भी आपको एक मैं टिप देता चलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आए रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, प्रिडिक्ट करने वाला, रिग्रेस करने वाला, तो ये जो करने वाला है ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो रिग्रेस होता है, जो प्रिडिक्ट होता है, जो एक्सप्लेन होता है, वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ये बड़ी आसान सी इसकी एक टिप याद रखें, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं तो ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो याद रखें, प्रिडिक्ट करने वाला, रिग्रेस करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, ये आपके लिए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है दूसरा वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है. और अगर यहाँ पे डिपेंडेंट का पूछा जाता तो वो फिर रिग्रेसेंड होता या प्रिडिक्टेंड होता या एक्सप्लेन्ड होता.
तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये रिग्रेसर कहलाएगा। 2018 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय रिग्रेशन, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रिग्रेशन क्या है। आई थिंक फर्स्ट पेपर के अंदर 2016 सप्लीमेंट्री में इसके बारे में बात हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है गिवन एक्स बार इक्वल्स टू 150, वाई बार इक्वल्स टू 68, यानी मीन ऑफ एक्स कैलकुलेटेड दे दिया गया, मीन ऑफ वाई भी कैलकुलेटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी दे दी गई है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई भी आपको दी गई है 30। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको याद हो कि हम ये पहले फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, इसका स्क्वायर ले लें, वेरिएंस के बराबर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये बराबर आ जाएगा 4.8 के। अल्फ़ा आप अभी तक जान चुके होंगे कि किसके बराबर है, वाई बार माइनस बीटा एक्स बार के। बीटा आपका ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और वाई बार आपको गिवन है 68 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार इक्वल्स टू 150 एंड इट इज़ इक्वल्स टू -652। और जस्ट पुट कर दें इसको इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर। राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें से एक प्रॉपर्टी तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा इट इज़ इक्वल्स टू 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ज्योमेट्रिक मीन। ये 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है जो कि बड़ी, ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ये आसान है, इनको सबसे पहले याद करें। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इसका आंसर हमेशा -1 टू +1 के बीच में रहता है, या -1 और +1 एग्जैक्टली भी आ सकता है। इट ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि -1 भी आ सकता है और +1 भी। अदर 2 प्रॉपर्टीज, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, यानी कि ये चाहे x पहले ले लें या y बाद में ले लें, या y पहले ले लें x बाद में ले लें, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि आपस में सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं, एक तरतीब में हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप देखें कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करते हैं, आप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, इसका ओरिजिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Fourth question, 2 regression lines are y equals to 19.55 plus 0.5423x and x equals to -3.62 plus 1.2387y. Find correlation coefficient are very easy, very easy question, क्योंकि इसका ताल्लुक इसके साथ है। आप देखें कि आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x किसके बराबर होती है, y ऑन x बराबर होती है y इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x, और रिग्रेशन लाइन x ऑन y किसके बराबर होती है, x इक्वल्स टू c प्लस dy, और यू कैन से दिस d इज ऑलवेज इक्वल्स टू बीटा x ऑन y। सो दीज आर 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। याद रखें, ये जब भी इस इक्वेशन इस तरह दी जाए तो जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा बीटाज होते हैं, यानी कि ये वेरिएबल है x, सो दैट इज बीटा, बीटा y ऑन x, दिस इज वेरिएबल y एंड विच मीन्स दैट दिस इज बीटा x ऑन y। सो जस्ट टेक दीज 2 वैल्यूज 0.5423 and 1.2387, multiply and take under root, and answer should be equals to correlation coefficient. इसके अंदर जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा गया जी, 10 स्टूडेंट्स गॉट द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स x एंड फिजिक्स y, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आपके सामने है, अब आप जो जी चाहे आप फार्मूला इस्तेमाल करें, ये x वेरिएबल है, ये y है, ये इसका ताल्लुक ऑब्जर्वेशंस के साथ है, ये याद रखेंगे, डाटा नहीं है आपका, ये जस्ट स्टूडेंट्स का उन्होंने बताया नंबर 1 2 3 4 5 एंड 10।
तो ये x वेरिएबल आ गया, ये y वेरिएबल आ गया। वी नीड 5 कैलकुलेशंस हेयर। इसके बारे में अब ज़्यादा बात करने से टाइम ज़ाया होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको 3 4 5 5 मेथड्स मैंने बताए हैं। जो मेथड आप बेहतर समझें उसको यूज़ करें। मेरे ख्याल में अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो ये पहला मेथड बहुत इजी है। आपको 5 कैलकुलेशंस इसमें चाहिए सिर्फ। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस मीन ऑफ x स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y is equals to sum of y square over n minus mean of y square whole under root. Just put these values into these two formulas of standard deviation of x and standard deviation of y. Your standard deviation of x will be 24.09, your standard deviation of y will be 14.91, और बाकी आपके पास sum of x y 44,999 or 44,999 divided by 10, because there are 10 observations in this question. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and sum of x is 639, so 639 by 10, and sum of y 660, 660 by 10. Just put these values into this formula and calculate. Your answer will be 0.78, which shows that there is positive relation. यहाँ पे एक टिप आपको देता चलूँ कि अगर आपका आंसर -1 से कम है या +1 से ज़्यादा है तो आपकी कैलकुलेशन में किसी न किसी जगह पे गलती है, उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की दैट इट ऑलवेज रेंजेस बिटवीन -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। MCQs, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेसर भी नहीं हो सकता, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी नहीं हो सकता, प्रिडिक्टर भी नहीं हो सकता, ये तीनों इंडिपेंडेंट होंगे। और रिस्पांस लेने वाला यानी कि रिस्पांस को हासिल करने वाला वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड स्लोप ऑफ अ लाइन आर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। शुरू में हमने ये डिस्कस किया है कि बीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बीटा है, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ आर, -0.683, 0.197, 1 एंड -1.369। जो अभी बात हो रही थी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट चूँकि -1 to +1 के बीच में होता है, या ये -1 और +1 भी हो सकता है, लेकिन इनसे ज़ायद नहीं हो सकता, तो -1.369 इज़ नॉट पॉसिबल इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। 2018 supplementary short questions. If x bar equals to 40, y bar equals to 124, alpha equals to 4, find the value of b. Simple, very easy question. अल्फ़ा के फार्मूला के अंदर इसको पुट करें। अल्फ़ा इक्वल्स टू 4, y बार इक्वल्स टू 124 माइनस बीटा हम मालूम करना चाहते हैं, x बार इज़ 40। जस्ट अरेंज दिस इक्वेशन एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू 3। x bar equals to 52, y bar 237, sum of x minus x bar equals to 2, sum of x minus x bar square equals to 2800, and sum of x minus x bar multiply y minus y bar equals to 9871. Determine the regression equation y on x. तो यहाँ पे ये जो आपका sum of x minus x bar मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई के बराबर भी है, तो 9871 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू 2800 एंड दैट इज़ 3.525, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो वाई बार माइनस बीटा एक्स बार जो कि 53.7, और जस्ट इस इक्वेशन में इसको पुट कर लें। Write down any three properties of correlation coefficient. We already discussed this question with you. Or next question is given r equals to 0.8, standard deviation of x y equals to 20, standard deviation of x equals to 4, find s of y, यानी कि standard deviation of y. And you know very well that correlation coefficient is always equals to
standard deviation of xy divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. So standard deviation of xy equals to 20, correlation coefficient is 0.8, standard deviation of x is 4, and just simply calculate for standard deviation of y. ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4sy 0.8 के साथ, और इसको सिंपली ये बन जाएगा 3.2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y. 3.2 will be divided by 20 and your standard deviation of y will be 6.25. Extensive question 2018 supplementary का the following table shows the marks obtained by the student in economics and statistics. तो ये इकोनॉमिक्स x और स्टेटिस्टिक्स y, 5 कैलकुलेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, और आपने प्रूव भी करना है कि ये बराबर है रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के ज्योमेट्रिक मीन के. तो सबसे पहले आप ये आपके पास इनके सम आ चुके हैं x x स्क्वायर के, सम ऑफ x 375, सम ऑफ y 547, सम ऑफ x y 21575, सम ऑफ x स्क्वायर 14993 एंड सम ऑफ y स्क्वायर 31677. तो सबसे पहले आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो करने के बाद जो कि इसमें मैंने नहीं किया वो आप खुद अब करें. फार्मूला मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सम ऑफ एक्स वाई ओवर एन माइनस मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें नीचे. और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको दो चाहिए, बीटा वाई ऑन एक्स एंड बीटा एक्स ऑन वाई. और बीटा वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ एक्स स्क्वायर. और बीटा एक्स ऑन वाई में जस्ट नीचे एक्स की जगह वाई लिख दें और इन वैल्यूज़ को जस्ट पुट कर दें यहाँ पे जो आपने सम लिए हैं. तो बीटा वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू 1.1418 एंड बीटा एक्स ऑन वाई 0.6050. दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, तो ये आपके जो आंसर जो आपने कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये उसके बराबर आएगा. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रूव करें, तो इट मीन्स कि आपको पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसको प्रूव करना पड़ेगा. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो इसके अंदर ज़रूर आप कैलकुलेट करें. बहुत दफ़ा मैं अभी पीछे कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप खुद इसको अब प्रैक्टिस करें. इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज, ये देखें, रिग्रेसेंड, प्रिडिक्टेड, एक्सप्लेन्ड, ये तीनों तो नहीं होंगे. रिग्रेसेंड जो कि रिग्रेस हुआ है, प्रिडिक्टेड जो कि प्रिडिक्ट किया गया है, एक्सप्लेन्ड जो कि एक्सप्लेन्ड हुआ है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. और इंडिपेंडेंट में क्या आएगा, प्रिडिक्ट करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला और रिग्रेस करने वाला. तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रिडिक्टर. In a simple regression equation, the number of variable involves, I discussed with you at the start of the lecture that in simple linear regression, the number of variables are only 2. When beta x on y is positive, then beta y on x will be positive. अगर बीटा एक्स ऑन वाई दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है तो लाजमी बात है एक वेरिएबल को पहले ले लें या बाद में ले लें, बात एक ही है. Paper 2019 short questions explain the term regression. I already discussed with you 2 to 3 times, and this question I think is appearing third time. Simple linear regression is a statistical measure to calculate the strength of relationship between two or more than two variables. In simple linear regression, the number of variables are 2, in which one is independent and one other will be dependent variable. Independent variable is also denoted by x and dependent variable is always denoted by y. Whereas in multiple linear regression, the number of variables are more than 2, in which one variable y will be called as dependent variable and other all the variables 2, 3, 4 and so on will be
treated as an independent variable, and simple linear regression equation is equals to y equals to alpha plus beta x, in which alpha is intercept and beta is slope. If n equals to 8, mean of x or x bar equals to 45, mean of y equals to 72.125, standard deviation of x is 22.91, standard deviation of y equals to 13.96, and standard sum of xy is 28480. Find the value of correlation coefficient. It is very easy question. First of all, you have all calculated data to calculate the correlation coefficient, and the correlation coefficient here you can use this formula because you have standard deviations of x and y, so you do not need to calculate these two. So you have x bar, you have y bar. X bar is sum of x over n and y bar is sum of y over n. So you have these both two calculated, and now you need only sum of xy over n. So sum of xy is 28480 and n is 8. Just simply put this data into this formula and your answer will be 0.98, which shows that there is positive relation with between these two variables x and y. Third question, that given r or correlation coefficient is 0.605, standard deviation of x is 2.12, standard deviation of y is 2.34, and sum of x minus x bar, y minus y bar is 24. Find the number of pairs. It is very tricky question in which n is asked. So correlation coefficient is also equals to sum of x minus x bar multiplied by y minus y bar divided by standard deviation of x, standard deviation of y multiplied by n. So here, what is sum of x minus x bar, y minus y bar? It is equals to 24. Standard deviation of x is 2.12, standard deviation of y is 2.34, and correlation is 0.605. So simply calculate it for n, and n is equals to 8. Paper 2019 extensive question for the following data. There are two variables x and y. Find the estimated regression line and show that sum of y minus y hat approaches to 0. So इस क्वेश्चन में ज़रा हट के आपसे पूछा गया है, आपको ट्रेंड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो ये एक एक्सट्रीम चीज़ है इसके अंदर, ट्रेंड्स तक जाना. तो सबसे पहले तो हम रिग्रेशन लाइन, तो मोस्ट फेवरेबल लाइन जो है वो आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, और बीटा जो है वो आपके पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x स्क्वायर माइनस n मीन ऑफ x होल स्क्वायर. तो सबसे पहले तो आपके पास सम ऑफ एक्स वाई वो है 183. सो 183 माइनस n, n आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6, n is 6, multiply by mean of x. Mean of x is simply sum of x over n, which is 21 by 6, and mean of y is 44 by 6, so 3.5 and 7.33. After that, divided by sum of x square, which is equals to 91, minus n, n is 6, and mean of x square, mean of x is 3.5, 3.5 square, and your regression coefficient y on x is 1.66. Now we need one more calculation, and that is alpha. Alpha is y bar minus beta x bar. So y bar is equals to 7.33 minus beta, beta is 1.66, multiply by x bar is 3.5. So alpha is equals to 1.52. So your calculation or your equation, alpha 1.52, beta 1.66. So put this into this equation. Always remember that
simple linear regression in fact is equals to y hat equals to alpha plus beta x. We normally write down as y equals to alpha plus beta x, but it in fact it is equals to y hat equals to alpha plus beta x. So now it is asked in the question that prove that sum of y minus y hat equals to 0. So first of all we need y hat calculated, and it is called trend values. So first of all, in first row, what is your x? X is 1. So 1.52 plus 1.66 multiplied by x, x is 1. In second row, your x is 2. In third row, your x is 3, and so on. So first of all, calculate these trends. 3.18, 4.84, 6.5, 8.16, 9.82, and 11.48. After that, subtract y from y hat. These values are y hat. So first y is 2. 2 minus 3.8 equals to minus 1.18. Second value of y is 6. So 6 minus 4.84 equals to 1.16. Third value is 7. 7 minus 6.5 equals to 0.5, and so on. And when you sum it, it will be equals to or very near to 0. So you can say that sum of y minus y hat equals to 0. And MCQs of 2019, there are two MCQs. First one is dependent variable is also called, I already discussed with you that it will be equals to regressand. Explanatory variable, explain करने वाला, predictor, predict करने वाला, regressor, regress करने वाला, ये तीनों independent होंगे, और dependent वो होगा जो regress हुआ है, regressant. अगर यहाँ पे regressor होता तो वो भी independent होता. The value of correlation coefficient lies between, अभी तक आपको ये याद होना चाहिए कि -1 and +1. So that is the topic of correlation and regression from paper 2016 supplementary to 2019 of Federal Board of Intermediate and Secondary Education, and it is also applicable to the all boards in which the topic of correlation and regression is discussed either in this country or any other place all around the वर्ल्ड. सो इसकी जो प्रैक्टिस है उसकी टिप मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके फार्मूलाज को लिखें और इन फार्मूलाज को याद करके उसके ऊपर कैलकुलेशन की कोशिश करें, तो तब जाके आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी. सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मज़ीद जो भी चीज़ आपको टाइम सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स 2 के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पे आपको टाइम सीरीज़ का पूरा आपको मिलेगा, और इसको और टाइम सीरीज़ को अगर इंक्लूड कर लें तो आपका तकरीबन 40 मार्क्स का पेपर इसमें से बड़ा इजीली आपका कवर कर सकेंगे. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू. थैंक यू.